हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। आज हम लोग यूपी पीसीएस 2024 का पीवाईक्यू करेंगे। ठीक, इसको 3 पार्ट में करेंगे। पहले 50 क्वेश्चन, फिर सेकंड पार्ट में 50 और फिर थर्ड पार्ट में 50 क्वेश्चन। ठीक, टोटल 150 क्वेश्चन ऐसे करके करेंगे। आज हम लोग इस जो डिस्कशन करेंगे पेपर का, इसमें देखो जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं वो तो नॉलेज बेस पे होंगी। जितना भी फैक्ट है, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो वो क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप उसमें लॉजिक या ट्रिक कुछ लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है उसने, तो उस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो वो भी तरीका मैं बताऊँगा कि कैसे पहुँचते हैं। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेशवाज वॉज एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तब देखो इसका आंसर तो दिया है 4321, 4321। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये हमारा फैक्ट का क्वेश्चन है। लेकिन जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता रखा है कि अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लूसेंट से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। 1 से 2 बार अगर आपने अच्छे से कर रखी है चीज़ें तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैंने और बताई थी अपनी वीडियो में, आपको याद हो, मैंने बोला था कि क्रोनोलॉजी ज़रूर बना लीजिएगा। अगर आपके पास क्रोनोलॉजी है ना तो भी ये क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ठीक, तो जो मैं बातें बता रहा हूँ उनका ध्यान रखिए। या तो लूसेंट पढ़िए, लूसेंट के बाद अपनी क्रोनोलॉजी भी बनाइए। ठीक, क्रोनोलॉजी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है देयर आर रेफरेंसेस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। देयर वर लार्ज इंटरपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक। वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। अब देखो ये क्वेश्चन आपको कहीं पढ़े हों ना पढ़े हों, पता है नहीं पता है, ऑन द स्पॉट इसको कैसे जज करेंगे। कह रहा है कि देयर आर रेफरेंसेज ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन एंशियंट इंडिया। अब ये एकदम जेनरिक लाइन है। अगर आप एंशियंट इंडिया की बात करें या मिडवेल इंडिया की बात करें या मॉडर्न इंडिया की बात करें, हर टाइम पे जो रिवर पोर्ट्स हैं, रिवर के थ्रू जो ट्रेड है वो बाकी वर्ल्ड से, कंट्री से, सिटीज़ के बीच में होता रहा है। ठीक, तो ये बहुत जेनरिक लाइन है कि प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। अब संदर्भ मिलते हैं का मतलब क्या हुआ कि अगर एक भी रेफरेंस मिल गया तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, इसने हालांकि बोला है बहुत से, लेकिन इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ऐसे समझ लो कि अगर संदर्भ बोल दिया, ठीक, मतलब अगर तुम्हें एक भी एग्जाम्पल मिल गया एंशिएंट इंडिया में कि बंदरगाह का, तो ये स्टेटमेंट आप सही कर देंगे। फिर क्या कह रहा है, देयर वर लार्ज इंटरपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक। क्या थे यहाँ पे, सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। अब एक बात बताओ, अगर पोर्ट है तो वहाँ पे चीज़ों को स्टोर करने के लिए गोदाम तो होंगे ही ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, और इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सेन रूलर्स ऑफ बंगाल इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपने पढ़ा है तभी आप इसको सही कर सकते हैं, वरना इसको गलत करने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत कम दिखते हैं, चाहे आप कोई भी रिसोर्स फॉलो कर लीजिए आप ऐसे ना। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन के पीछे भागते हुए ना हमें अपने रिसोर्स नहीं बदलने होते कि जैसे बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन, विजय सेन हमने देखा, अब ये जिस बुक में मिल गया उस बुक को उठा के पढ़ने लगे। ये क्वेश्चन या तो छोड़ने के लिए होते हैं या क्वेश्चन आते हैं तो अटेम्प्ट करिए। गलत होने के भी चांस इन क्वेश्चंस के उतने ही हैं, क्योंकि ये बहुत वेग सा क्वेश्चन है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा आपको ना रिसोर्स नहीं मिलेंगे। ठीक, उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू बैरम खान। बैरम खान के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है अकबर गेव द टाइटल ऑफ खान खाना टू बैरम खान। ठीक है, दिस टाइटल वॉज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ एम्पायर। अगर मुगल एम्पायर पढ़ा है, मैंने अपने सारे वीडियोज़ में बताया है कि मुगल एम्पायर अच्छे से करना है। मिडवेल इंडिया में कुछ करो चाहे ना करो, मुगल वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कर लो, तो ये क्वेश्चन आपका वहाँ से सही हो जाएगा। ठीक, हालांकि ये क्वेश्चन जो है इसका केवल पहला स्टेटमेंट सही है कि अकबर खान ने बैरम खान को ये उपाधि दी थी, लेकिन ये जो दूसरा कह रहा है कि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खान की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। अब देखो सबसे पहले नंबर पे तो यूपी आ जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, ए या डी।
ठीक है, स्टार्ट किससे हो रहा है, या तो ए से हो रहा है या तो डी से हो रहा है। तो सी और डी का तो सी और बी का काम ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक, हमारे पास बचे कितने ऑप्शन, एक ये बचा एक ये बचा। अब उत्तर प्रदेश आपको पता लग गया मान लो। ठीक, अब वेस्ट बंगाल और बिहार में कन्फ्यूजन होगी। ठीक, लेकिन अगर पॉपुलेशन के एंगल से आप सोचेंगे तो आपका जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन के बेसिस पे आप दूसरे नंबर पे बिहार को ही रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंट्यूशन बेस पे है। अगर मान लो आपको नहीं अवेयरनेस है कि सेंसस आपने नहीं पढ़ा है, फिर भी आप उत्तर प्रदेश के बाद पॉपुलेशन के बेसिस पे किस स्टेट को रखेंगे, बिहार को रखेंगे, फिर वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन वाइज, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक, तो 3 1 4 2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स दी हुई हैं और इनकी मैचिंग बोला है। अब देखो क्या कह रहा है, डी पे आओ सबसे पहले, एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन मतलब उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब कोई क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ है। अब ये रिपोर्ट कोई क्लाइमेट वाला ही बंदा निकालेगा। अब इसमें ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट से रिलेटेड यही है ऑप्शन में। ठीक, तो डी किसके साथ चला जाएगा, 3 के साथ चला जाएगा, 2 के साथ चला जाएगा। ठीक, 2 नंबर पे है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। उसके बाद आते हैं सी पे, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई किसी भी तरह का बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो क्या ट्रेड से रिलेटेड कोई ऑप्शन है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इन्वेस्टमेंट वाला किसके साथ आ जाएगा, सी के साथ 4 आ जाएगा। और तुम्हें तो बस 2 मिलाए तुमने, आंसर मिल गया। बाकी जो बच गया वो क्योंकि इसके साथ और कोई ऑप्शन मैच नहीं करा। डी में अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, डी हटा दिया हमने। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ए ही बचेगा। तो हमें क्या करना है, जो ये कीवर्ड्स लिखे होते हैं ना, इनको डिकोड करना। जैसे उत्सर्जन पूछा, उत्सर्जन क्या होता है, एमिशन हुआ, तो कार्बन एमिशन हो, कुछ भी किसी भी तरह का एमिशन है तो वो कौन करेगा, कोई पर्यावरण की एजेंसी तो करेगी, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। ये भी क्वेश्चन आपके नॉलेज बेस का है। अगर आपको नॉलेज है तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना ये क्वेश्चन क्या होगा, गलत होने के चांस ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि जैसे अब देखो दूसरी चीज़ मैं ये अवेयर कर दूं आपको, जैसे मैंने अभी इसके पहले भी वाले क्वेश्चन में बताया था, फिर बता रहा हूँ कि इस तरह की स्कीम्स देखी, मान लो आप कोई करंट अफेयर्स का रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं, अब वहाँ पे ये स्कीम आपको नहीं मिली। ठीक, और किसी और रिसोर्स में मान लो वो है, एग्ज़ाम टाइम में दिख गया कि हाँ स्कीम में ये वाली स्कीम वाले रिसोर्स इस वाले बुकलेट से आए थे, तो अब अपना रिसोर्स बदल के सीधे क्या किए, उस रिसोर्स को पढ़ने लगे। रिसोर्स नहीं चेंज करना, एक बार रिसोर्स फाइनल करो, एग्ज़ाम तक वही रिसोर्स करने, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन अगर छूट भी जाएगा, आपके पास पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी बहुत स्कोप देता है, ठीक है, आयोग, कि आप आसानी से उन क्वेश्चंस को कर सकें। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेम, इसमें भी अगर आपको आंसर नहीं पता है तो भी आपके चांस हैं कि आप ये गलत कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक आंसर इसमें पता हो सकता है, एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन। अगर जो भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं वो इस आंसर को सही कर सकते हैं, बाकी जो नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं शायद उनको दिक्कत हो, क्योंकि जिसने इकोनॉमी पढ़ी है तो एडम स्मिथ का नाम सुना होगा और वेल्थ ऑफ नेशन को वो टिक कर देगा और यहाँ से वो आंसर मतलब निकाल सकता है। हालांकि डी चारों में दिया हुआ है, लेकिन जब हम मिडल पे जाएंगे, ठीक, तो मिडल के बारे में अगर हम पढ़ा होगा, ये पीवाईक्यू में भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक, तो पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से करनी है। जब भी पीवाईक्यू करो उसकी एनालिसिस करो कि उसके ऑप्शन कहाँ से आए थे और उस ऑप्शन से रिलेटेड क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखो ये कितना लॉजिकल क्वेश्चन है ऑन द स्पॉट होने का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट इकोलॉजिकल नीश। कौन सा पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं है। अब स्टेटमेंट पढ़ो, डोमिनेंट स्पेसीज ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल नीश। ठीक, प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकीय निकेत को घेरती हैं। उसके नाम में ही है क्या, डोमिनेंट स्पेसीज। डोमिनेंट मतलब जो डोमिनेंट होगा वही तो विस्तृत और व्यापक अपना प्रसार करेगा। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। ठीक, प्रबल प्रजातियां ही तो क्या करेंगी, विस्तृत और व्यापक जो निकेत होगा उसको घेरेंगी कि नहीं घेरेंगी, तो डोमिनेंट उसके नाम में है, तो पहला तो सही हो गया। फिर कह रहा है नंबर ऑफ स्पेसीज बिकम्स लार्ज इन इकोलॉजिकल नीश ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम इफ रिसोर्स आर सफिशिएंट। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या अधिक हो जाती है। ये भी बात सही है। अगर तुम्हारे पास रिसोर्स इक्वल हैं, मान लो रिसोर्स बराबर के मिल रहे हैं, आपको कोई चीज़ का डेवलपमेंट करना है, ठीक, और आपको रिसोर्स प्रोवाइड है, तो आप क्या, आपके संसाधन अगर पर्याप्त हैं तो क्या आपकी प्रजाति अधिक नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्या रिसोर्स का ही तो सारा खेल होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक,
थर्ड वाले पे आते हैं, नंबर ऑफ स्पेसीज बिकम्स स्मॉल इन इकोलॉजिकल नीश इफ रिसोर्स आर सफिशिएंट। कह रहा है पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। अब अगर तुमने बी सही कर दिया है तो बी का जस्ट रिवर्स है सी ऑप्शन, ठीक। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या अधिक हो जाती है, यहाँ कह रहा है अधिक संसाधन पर्याप्त हैं तो संख्या कम हो जाती है। तो सीधी सी बात है ये वाला गलत है और बी वाला सही है। तो हमारा इनकरेक्ट क्या हो गया, सी हो गया, ठीक। डी देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये आपस में ही रिवर्स स्टेटमेंट है। जब भी दो स्टेटमेंट रिवर्स मीनिंग के साथ लिखे होंगे तो उसमें से एक सही होता है, ये बिल्कुल दिमाग में लॉजिक डाल लीजिए। यहाँ पे सेम सी सारा स्टेटमेंट सेम है, बस एक जगह पे उसने लिखा अधिक हो जाती है, एक जगह लिखा उसने कम हो जाती, और पूछा क्या था, नॉट ट्रू अबाउट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखो ज्योग्राफी मैपिंग, मैंने कितनी बार बोला है मैपिंग करनी। अब देखो सबसे पहले क्या है, सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में। फिर नोकरेक कहाँ पे है, मेघालय में है। अगस्तमलई कहाँ पे है, केरला में है। फिर बचता क्या हमारे पास, मानस बचा, असम में हो गया। देखो अगस्तमलई की बात करें अगर, तो अगर जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक, तो इधर केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे ट्राई जंक्शन पे पड़ता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक, इसी में अगस्तमलई आता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑन द स्पॉट कैसे लॉजिक से होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियल्स। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। अब सीधी सी बात है कि अगर कोई भी साइंटिफिक रिसर्च आप कर रहे हो तो वो कमिटमेंट पे ही तो डिपेंड करेगी। अगर आप कमिटमेंट नहीं है आपकी तो साइंटिफिक रिसर्च आप कभी भी पूरी ही नहीं कर सकते, ठीक। और प्रैक्टिकल आइडियल्स मतलब हवाई बातों से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। सीधी सी बात है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को जब आप प्रूव करेंगे फिर वही साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बन जाता है, ठीक। जैसे मान लो अगर चांद पे मान लो इंसान नहीं पहुंचा होता तो क्या उसके बारे में कल्पनाएं हो रही थी, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने कमिटमेंट दिखाई और वहाँ पे जाके प्रैक्टिकली प्रूव किया तो पता चला कि चांद पे पहुंचना पॉसिबल है, और वो क्या हो गया, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो गई। वो किसी भी फील्ड में हो, अगर आपके कमिटमेंट और प्रैक्टिकल आइडियल्स नहीं है तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो सीधी सी बात है, ये बात सही हो गई। फिर कह रहा है ऑनेस्टी इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइंस। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये बात एकदम जेनरिक है और सही है। अगर आपने मान लो कोई साइंटिफिक रिसर्च करी, ठीक, उसमें आपने ऑनेस्टी नहीं रखी, ठीक, तो कल की डेट में कोई अगला बंदा उसी टॉपिक को अगर रिसर्च करेगा तो आपके लूप होल्स को क्या करेगा, वो पकड़ लेगा कि भाई यहाँ पे इन्होंने डेटा को मैनिपुलेट किया है, सही तरीके से रिसर्च नहीं करी गई है। तो विज्ञान में ऑनेस्टी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, दोनों कथन सही हो जाएंगे हमारे। फिर देखो अब ये क्वेश्चन कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन ऑन द स्पॉट भी सही कर सकते हो। जैसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब देखो कह रहा है पादप जगत, संघ, वर्ग, गण, प्लांट किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। अब देखो मान लो ये मान लो पूरा वर्ड है हमारा, ठीक। जगत से मान लो जगत या कीवर्ड है, यहाँ से पकड़ो। हमने क्या किया, बढ़ते से नीचे की ओर बताया। तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक जगत बना लिया, बड़ा सा मान लो ये संसार है हमारा। अब उस संसार के अंदर क्या है, संघ होंगे, मतलब पार्ट्स में बटा होगा वो, ऐसा तो है नहीं। पूरा वर्ल्ड क्या है, कंट्रीज़ हैं, है ना। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया है, अमेरिका है, जर्मनी है। ये इसको मैं जनरल लाइफ के एग्जांपल से बता रहा हूँ, बायो छोड़ दो, बायो के सेगमेंट में जाओ ही मत, ठीक। अब उसमें संघ होंगे ढेर सारे, उन संघ के अंदर जब जाओगे तो वर्ग होंगे। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया वो है, संघ है, ठीक। अब उसके अंदर वर्ग हैं कि नहीं है, डिफरेंट टाइप के हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक। तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, वर्ग आएगा। अब उसी क्लास में क्या, गण होंगे। गण का मतलब क्या होता है, लोग होता है कि नहीं होता है। तो मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, उसमें गण तो होंगे ही ना। तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये इसके लिए बायो आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बेसिक कॉमन सेंस है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं वहीं पे, ठीक। बस आपको इमेजिन करना है कि उसने बोला जगत, तो सबसे बड़ा यूनिट हमने जगत बना दिया, उसके अंदर हमने संघ बना दिया, उसके अंदर हमने क्या बना दिया, ऑर्डर बना दिया, क्लास बना दिया, उसके बाद गण बना दिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा जस्टिस पार्टी अपोज कांग्रेस बाय कॉलिंग इट अ ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ये बात एकदम सही। अगर स्पेक्ट्रम पढ़ोगे जो मैंने बता रखा है रिसोर्स, स्पेक्ट्रम में जस्टिस पार्टी के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा कह रहा है इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मॉर्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। ये भी बात सही है। जस्टिस पार्टी जो है
क्या थी, गैर ब्राह्मणों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा कर रही थी। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आप बेसिक रिसोर्स जो है ना, बेसिक बुक्स हैं, आप सिर्फ उनको पढ़ेंगे तो उससे भी आपके ये सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यहाँ तक 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा एक अलग नॉलेज की ज़रूरत या कुछ ऐसा रिसोर्स जहाँ पे वो तुम्हें मिल जाए उसकी ज़रूरत थी, वरना ऐसी कोई ज़रूरत थी नहीं। आप ऑन द स्पॉट भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर आते हैं वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी। ठीक, वर्कर एंड पीजेंट्स पार्टी क्या रहा है, वर्कर एंड पीजेंट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1927 एंड वॉज गिवन द फॉर्म ऑफ एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, क्या लिया है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीम्स वर्ड आ गया, ऑल इंडिया की बात कर रहा है, एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। ये गलत स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम वर्ड आया, गलत कर दिया। सेकंड है, इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था जिससे इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। ये जेनरिक बात है, क्योंकि किसी भी पार्टी का ऑब्जेक्टिव लिखा है और उस ऑब्जेक्टिव से अगर ये पता चल रहा है कि देखो ये पार्टी कब की है, आज़ादी के पहले की पार्टी है, तो इसका ऑब्जेक्टिव अगर आज़ादी के पहले की जो सिचुएशन थी कंट्री में उससे मैच कर रहा है तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, उसको गलत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओनली 2 सही हो गया इसमें। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी थी 1866 में। नेशनल इंडियन एसोसिएशन कब बना था, 1876 में। और इंडियन सोसाइटी कब बनी थी, 1905 में। तो 1 2 3 4, ठीक, ये पूरा सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है, इसका आंसर ये हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन ना गलत, मतलब इसको 100% मान के चलो ये गलत ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या किया उसने, रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट, अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इन दिल्ली, ये सारे 1946 के इवेंट है। इसमें कहाँ खेल है, डेट का खेल है। ये सारे इवेंट अलग अलग डेट पे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन मतलब मैं मान के चलता हूँ कि गलत ही होंगे। इसमें बहुत कम चांस है कि तुम सही कर दो, मैक्सिमम चांस है कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ईयर सबका सेम है। अब तुम डेट वाइज इतना डेटा याद करने बैठोगे तो सारा डेटा नहीं कवर कर सकते हो हिस्ट्री का। ठीक, तो इसको मान के चलो कि ये आप वहाँ से आपसे गलती हो सकती है। ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़ोगे। अब पहला क्या कह रहा है, इट वॉज बहराम जी मालाबारी, अ पारसी रिफॉर्मर फ्रॉम बॉम्बे हु एडवोकेटेड फॉर दिस लेजिस्लेशन। सहमति की आयु अधिनियम जो आया था, बम्बई के पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। ठीक, ये बात सही है। अगर तुमने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, स्पेक्ट्रम में साफ साफ बहराम जी मालाबारी के बारे में अलग से लिखा हुआ है, पेज पे, आधे पेज पे कवर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है द एक्ट वॉज सपोर्टेड बाई एक्सट्रीमिस्ट विंग लेड बाई बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया था, चरमपंथी शाखा के थे, इन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट को सपोर्ट नहीं किया था। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला जो है सही हो जाएगा। अब देखो ये लॉजिक से, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर आपको नहीं पता है तो भी आप कैसे करेंगे। लिखा है शिवाजी हैड टू फेस ऑपोजिशन फ्रॉम द बिग देशमुख। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंती बने रहना चाहते थे। ठीक, देशमुख क्या होते थे, देशमुख एक तरीके से समझ लो जैसे गवर्नर होते थे। तो एक रीजन का उनके पास पावर होती थी। तो जब शिवाजी ने बोला कि भाई मराठा एम्पायर को क्या करेंगे, यूनाइट करेंगे, ठीक, इंटीग्रेट करेंगे, पूरे मराठा साम्राज्य को आपस में मिला देंगे, तो ये देशमुख थे, इनकी जो इंडिपेंडेंट पावर थी वो सीधी सी बात है ख़त्म हो जाती। तो जो ख़त्म हो जाती तो इनको दिक्कत होती कि नहीं होती। तो इसीलिए क्या ये चाहते थे, मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और ये ऐसे ही सामंत बने रहना चाहते थे, देशमुख बने रहना चाहते थे। तो इसीलिए इनको, शिवाजी को क्या मिला, ऑपोजिशन भी मिला, इन्हीं से बड़े देशमुखों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। तो दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कॉज्ड कैटास्ट्रॉफिक कोरल ब्लीचिंग एंड मास कोरल डेथ इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में बोल रहा है कि जो ये कैटास्ट्रॉफिक कोरल ब्लीचिंग हो रही है इसके क्या रीजन हो सकते हैं। ठीक, कह रहा है इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इन द कोस्टल रीजन। देखो कोरल के बारे में एक बात बता देता हूँ, कोरल एक बैलेंस टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। ठीक, बहुत हीट हो गया तो कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो भी इनकी ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक, इनके लिए एक बैलेंस टेम्परेचर चाहिए होता है। अब देखो इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ठीक, हमने क्या बताया, कोरल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, एक्टिविटीज़ के बेसिस पे तो नहीं। ठीक,
दूसरा कह रहा है हैवी मरीन पोल्यूशन, ये भी छोड़ दो क्योंकि ऑप्शन में हमें टेम्परेचर के बारे में जो है ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ टेम्परेचर वाले स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे। कह रहा है इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री टेम्परेचर इन द इंडियन ओशन, और फिर कह रहा है डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाई 4 डिग्री। 4 डिग्री जो होता है ना, 4 डिग्री एक बहुत मेजर टेम्परेचर वेरिएशन होता है, ठीक है। तो अब इसमें जो एक बैलेंस ऑप्शन की बात करें तो क्या है, 2 डिग्री टेम्परेचर इन द इंडियन ओशन। 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। हमने क्या बताया कि जब भी खासकर ज़्यादा कोरल ब्लीचिंग होती है जब टेम्परेचर राइज करता है, जब राइज करेगा तो कोरल ब्लीचिंग बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसको करना है लीव, छोड़ दो, ठीक, इसको छोड़ दो। ये क्वेश्चन आप बहुत जो मतलब जिनको बोलते हैं जिनका लक अच्छा हो, जिन्होंने कहीं से कुछ पढ़ लिया हो हो सकता है उनको समझ में आ जाए और ये क्वेश्चन कर लें, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है। 150 क्वेश्चन तो करने नहीं, 130 से 135 करने हैं। इस क्वेश्चन को लीव वाले सेगमेंट में रखना है कि इसको छोड़ देना है। ये सही नहीं हो सकता है, बहुत कम लोगों का सही, ऐसा नहीं कि सही नहीं हो सकता है, बहुत लोगों का सही भी हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि इसके लिए आप कहीं पर ये रिसोर्स नहीं पाएंगे अच्छे से कि आपको मिल जाए। दूसरा जो इसका स्टेटमेंट है, मान लो अशोक ने धम्म महापात्र नामक के नवीन प्रकार के कर्मचारी नियुक्त किए, ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा। लेकिन ये जो पहला लिखा ना राहुलोवाद सूत्र, ये नहीं कन्फर्म है कि ये आपको पता होगा, ठीक। तो आप ओनली 2 लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा, तो इसको इससे अच्छा छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 53 में ऑफिस ऑफ गवर्नर है, 154 में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ गवर्नर है, 156 में टर्म ऑफ गवर्नर है, 155 में अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का, ना कि रिमूवल होता है, ठीक। अब ये क्वेश्चन अगर आप पॉलिटी अच्छे से करेंगे तो आपको सही करना है, ये क्वेश्चन गलत नहीं करने। यही क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन के इधर या उधर ले जाते हैं। इन क्वेश्चंस पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं ना, जिनके बारे में पहले नहीं पढ़ा है, वो क्वेश्चन जो है गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, वो छोड़ो। लेकिन जो आपने बार बार चीज़ें करी, जैसे पॉलिटी आप कई बार करते हैं, तो वहाँ से जब क्वेश्चन आए ना तो कोशिश करो उसको सही अटेम्प्ट करने की। फिर देखो अगला पॉलिटी का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। पहला है द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ का वो सदस्य नहीं होगा, ठीक। बेसिक अगर प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ा है, ठीक, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ी है अगर, तो वो उसमें भी ये बात लिखी है। फिर कह रहा है पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस, एकदम सही बात है, मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस कर रखा है। पार्लियामेंट में क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिल के पार्लियामेंट बनाते हैं। क्योंकि कोई भी बिल अगर लोकसभा से जाता है, राज्यसभा से जाता है, फिर दोनों जगह से पास होकर प्रेसिडेंट के जब साइन होते हैं ना, तभी उस बिल को मान्य माना जाता है, वरना वो बिल क्या होता है, लैप्स कर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाई। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई संशोधन लाना है तो उससे रिलेटेड जो है कौन इनिशिएट कर सकता है, तो लोकसभा भी कर सकती है और राज्यसभा भी कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करता। अब देखो ऑप्शन से देखो कैसे करोगे। ऑप्शन डी में दिया है 2, 3, 4, मतलब 2, 3, 4। अब ये बताओ अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में, और लोकसभा क्या है, लोकसभा में तो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग बैठते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जब अमेंडमेंट होगा तो सीधी सी बात है लोकसभा का तो रोल होगा ही होगा। तो पहला ऑप्शन तो इसने गलत कर देना है, ठीक। पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे डी में नहीं दिया हुआ, इसने सीधे 2, 3, 4 दिया, तो आपको पता है कि डी को तो पहले ही काट देना है। फिर उसके बाद कह रहा है केवल एक, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि राज्यसभा क्या है, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, तो स्टेट का भी ओपिनियन लेना जरूरी होता है, तो ओनली 1 भी काट देंगे आप। फिर कह रहा है 1, 2, 3। अब स्टेट लेजिस्लेचर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करता है, उससे इनिशिएशन कुछ नहीं कर सकता वो, तो 1, 2, 3 भी खट गया, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 1 और 2 बचा, तो यही आंसर हो जाएगा। और ये बेसिक क्वेश्चन है, पॉलिटी का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर अच्छे से करोगे तो ये गलत नहीं होगा वहाँ पे। फिर देखो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से रिलेटेड फंक्शन की बात कर रहा है। कह रहा है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होते हैं, ठीक,
ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता है कंडक्ट। दूसरा है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटीज़, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तो दूसरा भी गलत हो गया। अब पहला और दूसरा गलत हो गया, अब थर्ड पे आते हैं। डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द अबव इलेक्शंस, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मान लो विवाद हो गया है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको सुलझाता है, जबकि ये बात गलत है। कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर जाता है। ठीक, किसी भी तरह का इलेक्शन डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सॉल्व करता है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नॉट करेक्टली मैच, ये मैच है, ये मैच है, ये भी मैच है। संथानम कमेटी जो है पंचायती राज फाइनेंसेस की बात नहीं करता, पंचायती राज फाइनेंसेस जो है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के थ्रू बात की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ बायोटिक सक्सेशन, कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। देखो, अब ये भी ऑन द स्पॉट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत बेसिक बायो कर रखी है। इसमें क्या कह रहा है कि जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है, मतलब कोई भी मान लो बायोटिक इवोल्यूशन हो रहा है तो उसका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होगा? माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन के पास आस्थापन होगा। आस्थापन मतलब क्या कि मान लो एक जीव यहाँ से दूसरी जगह पे गया, उसने माइग्रेशन किया, तो यहाँ पे पहले से भी कुछ स्पेसीज रही होंगी, तो उनके साथ क्या आस्थापन होगा, मतलब आपस में वो क्या करेंगे? एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। उसके चक्कर में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। अब रिएक्शन करेंगे, उसके बाद जो इन दो स्पेसीज में क्या होगा? जीत जाएगा, वो क्या करेगा? सॉरी, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ बायोटिक सक्सेशन। ठीक, बायोटिक सक्सेशन मतलब बायोलॉजिकल जो इवोल्यूशन होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह प्रतिस्थापन होता है ना जीवों का, उसका सही क्रम क्या है? अब देखो, मान लो एक स्पेसीज़ 1 ये है, एक स्पेसीज़ 2 ये है, इसका जब माइग्रेशन होगा, ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा? माइग्रेशन ही तो होता है, क्योंकि क्या कह रहा है? बायोटिक सक्सेशन, सक्सेशन कब होता है? जब सबसे पहला काम होगा माइग्रेशन का, तभी सक्सेशन पॉसिबल है। तो एक स्पेसीज़ यहाँ से यहाँ गई, ठीक, तो प्रवास किया पहले उसने, फिर आस्थापन, आस्थापन मतलब यहाँ से जब ये यहाँ गई तो यहाँ से पहले से कुछ स्पेसीज़ थी, तो इनका आपस में कॉम्पिटिशन होगा, तो क्या होगी? आस्थापन होगा। फिर उसके बाद ये आपस में क्या करेंगे? प्रतिक्रिया करेंगे। उसके बाद इन दोनों स्पेसीज़ में जो डोमिनेंट होगा वो क्या करेगी? वो अपना स्टेबलाइजेशन करेगी, वो स्थिरीकरण कर लेगी। तो करेक्ट सीक्वेंस बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक, फिर कह रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। ठीक, कि हवा में कितना वाटर वेपर अवेलेबल है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ह्यूमिडिटी क्या होगी? जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती। जैसे पानी को गर्म करोगे जब, तो क्या होता है? वो भाप बन के उड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो क्या हुआ? रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करती है जैसे जैसे एयर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, तो ये सही है। फिर कह रहा है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इवेपोरेशन, वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है जैसे जैसे इवेपोरेशन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बढ़ती चली जाती है। जैसे मान लो ओशियन है, ओशियन के पानी मान लो दिन भर गर्म हुआ, ठीक, तो इवेपोरेशन होगा। तो इवेपोरेशन का मतलब क्या? जितनी तेज़ी से गर्मी बढ़ेगी उतनी तेज़ी से क्या हुआ? समुद्र का पानी इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देगा। जब इवेपोरेट होगा तो हवा में पानी क्या होगा? ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, तो वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो दोनों सही हैं बट एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक, ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 NCERT क्लास 11th ज्योग्राफी, ये मैंने रिसोर्स बुक लिस्ट में बता रखा है। इसको पढ़ोगे ये क्वेश्चन वहाँ से सही हो जाएगा। जो मैंने रिसोर्स बताए हैं ना उनको अगर अच्छे से करोगे ये आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आड़े टेढ़े आयोग पूछता है और वो मान के चलो कि गलत होंगे या तो उनको छोड़ दो, उस पर ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। अब देखो ये तुम्हें नहीं पता है ना, तो भी मैं लॉजिक से कैसे करता हूँ। देखो एक भी तुम्हें अगर जैसे मान लो क्या लिखा है, पुछताछ पता है, पुछताछ कहाँ पढ़ते हैं? हंगरी में पढ़ते हैं। ठीक, तो डी का तो 1 हो जाएगा। अब डी 2 में है 1। फिर देखो बी पे आते हैं। बी क्या है? क्रायोफाइट स्टेपी। क्रायो का मतलब होता है क्या? आइस। ठीक, बर्फ़। क्रायो मतलब आइस। तो आइस कहाँ पे होगी? आर्कटिक टुंड्रा पे ही तो होगी। आर्कटिक कहाँ पड़ता?
अगर आर्कटिक सबसे ऊपर पड़ता है पोलर रीजन में, तो पोलर रीजन में अगर पड़ता है तो वहीं का तो स्टेपी होगा, ये जो फॉरेस्ट टाइप है ये वहीं का तो है क्रायोफाइट स्टेपी। तो बी का 4 हो जाएगा, तो बी का 4 और डी का 1, बस इन्हीं दोनों में ये कॉमन है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्रायो से अंदाज़ा लगा लो, क्रायो का मतलब होता है आइस, और आइस वाला रीजन इन चारों ऑप्शन में अगर जाओगे तो तुम्हें आर्कटिक टुंड्रा ही मिलेगा। आर्कटिक टुंड्रा कहाँ पे है? ऊपर है ना, 66 डिग्री। ये देखो, ये जैसे मान लो अर्थ है 0 डिग्री, 23.5, 66.5 यहाँ पे, और इसके ऊपर वाला क्या है? पूरा आर्कटिक टुंड्रा है। ठीक, तो ये ऑप्शन सीधे ऑन द स्पॉट कर दिया आपने। पुस्ताज, और ये जैसे मान लो ये था, मान लो कि पुस्ताज मान लो ना पता हो तो कैसे करें? तो इसके लिए क्या होगा, जैसे वर्ल्ड फ्लोरल रीजन पे आ जाओ, क्रायोफाइट आ जाओ, प्लांटिंग अर्थ पे आ जाओ, बट तुम्हें क्लू मिलेगा इन्हीं से, बी और डी से ही मिलेगा। ये शायद आपने नहीं सुने भी होंगे तो शायद इसका आंसर आपको ना पता हो, यहाँ पे गलती कर सकते हैं। ठीक, तो हमें पुस्ताज, ये पुस्ताज क्या है? ये बेसिक है, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज़ें हैं, ये आप पढ़ेंगे तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक, फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच। ठीक, अलुपुरम केरला में है, बेलगावी कर्नाटका में है, बेलगांव का नाम सुना होगा। ठीक, मूरी छत्तीसगढ़ में नहीं है, हीराकुंड उड़ीसा में है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नेशनल पार्क इज़ नॉट करेक्टली मैच। अब देखो, मैंने बताया था कि नेशनल पार्क हूँ, रिवर हूँ, पासेज हूँ, इनको मैप पे प्रैक्टिस करते रहना है। तो अब इसमें देखो, पिन वैली कहाँ है? पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है। बाकी बांदीपुर कर्नाटका में है। सिमलीपाल अभी ऊपर ही ऑप्शन में देखा था, सही किया था उड़ीसा से। राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड में है। पिन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसने क्या दिया है? जम्मू कश्मीर, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही। अब ये देखो कितना जेनरिक है, बेसिक एनसीईआरटी भी पढ़ी है ना अगर, तो भी ये क्वेश्चन सही कर दोगे। ये जो वाला नीचे वाला इंडिया के प्लेट है, ये कह रहा है ऊपर की यूरेशियन प्लेट से टकरा रही। भाई सीधी सी बात है, अगर बिल्कुल बेसिक भी पढ़ा है तो पता है कि जब ये प्लेट यूरोप के यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तभी हिमालय का फॉर्मेशन बना था, और ये अभी भी आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इसीलिए हिमालय हर साल क्या है? राइज हो जाते हैं। ठीक, थोड़ा सा राइज हो जाते हैं क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। तो ये क्या हुआ? दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। अब ये देखो, हूटर, ठीक, ईब, तातापानी, उमरिया। अब ये कह रहा है कि कोल्ड रिजर्व हैं और स्टेट्स हैं। अब ईब रिवर कहाँ है? ईब रिवर जो है उड़ीसा में पड़ती है। ठीक, ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है, वैसे बता दूं, ईब रिवर महानदी की ट्रिब्यूटरी है। तो बी का 3 हो गया। अब बी का 3 है, तो अगर आपने महानदी पढ़ी है, मान लो मैप पे आपको ये कोल्ड रिजर्व नहीं पता, कोल्ड रिसोर्स नहीं पता, लेकिन आपने महानदी पढ़ रखा है और महानदी की ट्रिब्यूटरी ईब रिवर है, तो वो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो बी का 3, और बी का 3 और किसी में है नहीं, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा नॉलेज का भी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बहुत इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, गुड़गांव कैनाल। गुड़गांव कहाँ पे है? दिल्ली के आसपास है कि नहीं है? और दिल्ली के आसपास है तो दिल्ली में कौन सी रिवर फ्लो करती है? दिल्ली में यमुना रिवर है। तो हम सी और डी पे तो पहुंच गए, ए और बी तो ऐसे ही काट दो। फिर इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल सतलज रावी ब्यास पे बनी हुई है। ठीक है, डी का 3 हो जाएगा, सी आंसर मिल जाएगा हमें। फिर 35 क्वेश्चन, स्टेट वेयर राइस इज़ ग्रोन 3 टाइम्स इन अ ईयर, वेस्ट बंगाल। नॉट करेक्टली मैच। ठीक, बिहार कंट्रीब्यूशन टू राइस प्रोडक्शन 15.7%। ये डेटा को क्या किया गया है? एग्जेजरेट करके लिखा गया है। ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि ना कन्फ्यूजन हो सकती है कि हो सकता है भाई बिहार में भी चावल, ऐसा तो है नहीं कि चावल बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन पे जाओगे राइस प्रोडक्शन के, ये ओवरऑल कंट्री का पूछा, तो अकेले बिहार 15.7%, ये डेटा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर आप पकड़ लेंगे तो यह क्वेश्चन जो है सही कर देंगे कि हाँ भाई ये गलत है, इतना योगदान जो है इसका नहीं है। ठीक, इसमें गलत और सही दोनों के चांस हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, कॉटन इज़ मोस्टली
मोस्टली आ गया। जब भी मोस्टली आ जाए या वन ऑफ दी आ जाए, ठीक, तो स्टेटमेंट लगभग सही ही होते हैं। मुख्यतः खरीफ फसल है, तो पहला तो सही हो गया। कॉटन क्रॉप रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरिंग बिटवीन 50 to 75 एनुअली, ये भी सही है। NCERT क्लास 11th, ठीक, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। क्लास 12th की है, जिसमें क्रॉप वाला जो सेगमेंट है उसमें है, ठीक। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करा चुका हूँ, रेड सॉइल का, NCERT का है ये भी। क्लास 10th की NCERT है, उसमें सॉइल करके एक चैप्टर है, एक बार जाके उसको पढ़ लेना, सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये देखो, ये कह रहा है कांचीपुरम, जैसलमेर, कोडाईकनाल, भिलाई, इन क्वेश्चन के बेसिस पे ये कह रहा है कि ये बताओ कि पीरियड ऑफ बीइंग प्लान्ड, ये कब जो है बने थे, योजना बनाए जाने की अवधि और शहर का नाम। अब कांचीपुरम जो है ना, ये एंशियंट पीरियड का ही शहर है, तो ए का तो 4 हो गया। अब ए का 4 हो गया, तो ए का 4 और किसी में है? किसी और में नहीं, और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसलमेर, ठीक, कोडाईकनाल, भिलाई। कोडाईकनाल की बात करें तो कोडाईकनाल कॉलोनियल पीरियड का है, ठीक। कांचीपुरम से सिर्फ पकड़ना है इसको। कांचीपुरम क्या है? एक एंशियंट पीरियड का शहर है, प्राचीन काल का शहर है। अगर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे कांचीपुरम कई बार आता है, तो प्राचीन काल। ए का 4 मिल गया, बस हमें आंसर मिल गया। अब ये रीजनल नाम है, जैसे लू है। डी का 1, पंजाब और बिहार। अगर यूपी बिहार से हो, यूपी PCS पढ़ रहे हो, तो लू के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा। तो डी का अगर 1 हमें मिल गया तो हमें आंसर मिल गया सीधे, ठीक। ये वो क्वेश्चन है कि मतलब तुम्हें अगर एक भी पता है और ऑप्शन में अगर तुम्हें एलिमिनेट करना आता है तो तुम्हें तुरंत आंसर मिल जाएगा। बाकी तुम्हें नहीं पता है तब भी तुम्हें डी का, अगर तुमने एक भी पकड़ लिया, जैसे मान लो लू पता है तुम्हें, पंजाब, और ये हिंट है, इस क्वेश्चन का हिंट ही यही है कि अगर आपको लू पता है, क्योंकि आप क्या दे रहे हैं, यूपी PCS का पेपर है, लू के बारे में उसने पूछा है और इसने ऑप्शन में यूपी नहीं डाला है, पंजाब टू बिहार डाल दिया है। अब पंजाब टू बिहार जब जाओगे तो क्या बीच में यूपी नहीं पड़ेगा, ठीक। तो लू के बाद, और हम लोग अगर अपने यूपी की बात करें तो लू के बारे में सैकड़ों बार सुनते हैं कि लू चल रही, लू चल रही, ठीक। ये बिल्कुल रूरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि लू चल रही। तो हमें डी का 1 मिल गया, हमें सीधे आंसर मिल गया। अब ये देखो, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, ठीक। नैपीडा जो है म्यांमार में है, सही है। डबलिन आयरलैंड में है। ओटावा कनाडा में है, ओटावा डिक्लेरेशन जो हुआ था कनाडा में है। खार्तूम जो है सूडान में है, इथोपिया में नहीं है। ये करंट का क्वेश्चन है, उस साल करंट में था, ठीक। उस साल करंट में सूडान की न्यूज़ आ रही थी तो ये वहीं से उठाया था। खार्तूम जो है सूडान का है। फिर कह रहा है अपर गैंजेटिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब अपर गैंजेटिक प्लेन देख लेते हैं पहले क्या है, मैप पे समझ लेते हैं, ठीक। जैसे ये मान लो मैप है, ठीक, इंडिया का, रफली थोड़ा सा बना रहा हूँ। अब मान लो यहाँ से गंगा निकली है, ठीक, गंगा यहाँ से निकली, तो ये कह रहा है अपर गंजटिक। अपर गंजटिक यही रीजन तो हुआ पूरा, ये वाला, ठीक। तो स्टेटमेंट अब पढ़ो क्या कह रहा है। रीजन इनकम्पासेस सेंट्रल एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, एकदम सही बात है। दिस रीजन हैज़ मोर देन 130% इरीगेशन इंटेंसिटी एंड 140% क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये भी सही बात है, क्योंकि क्या इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी है तो सिंचाई गहनता भी अच्छी होगी और खेती भी अच्छी होगी। अगर गंगा का पानी जो है इस रीजन से सबसे ज़्यादा फ्लो करेगा तो वहीं पे तो खेती सबसे ज़्यादा अच्छी होगी और इरीगेशन फैसिलिटी भी अच्छी होगी। तो दोनों जेनरिक स्टेटमेंट हैं और दोनों सही हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर मैं होता तो मैं छोड़ देता, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक। ये क्वेश्चन सेकंड राउंड के लिए रखा करो कि जैसे मान लो ये फैक्चुअल डेटा पूछ लिया, देवसा, रोहतांग, बारालाचा, बनिहाल, ठीक, इनकी लोकेशन शायद आप बता दो, बट ये जो लिखा है ना ये गलत होने के चांस ज़्यादा हैं। तो इसको सीधे, इसी में समझदारी है कि आप इसको क्या करें, लीव कर दें, छोड़ दें इन क्वेश्चंस को, ज़बरदस्ती अटैम्प्ट ना करें। एजर्सन रीजन पे आते हैं। नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। जूट इज़ एन इंडिजीनियस प्लांट ऑफ इंडिया, जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, एजर्सन तो सही है। फिर कह रहे हैं जूट इज़ अ खरीफ क्रॉप सोन फ्रॉम फरवरी टू जून एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, ये बात भी सही है, जूट जो है खरीफ क्रॉप है। लेकिन ये दोनों आपस में सिंक नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है जूट एक इंडिजीनियस प्लांट है, वो बात ठीक है, लेकिन जूट की फसल जो खरीफ क्रॉप है वो फरवरी से जून में बोई जाती है, जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। इन दोनों का आपस में स्टेटमेंट की सिंकिंग नहीं है, तो दोनों सही तो हैं बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो,
अब ये हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है ये इतना वेग क्वेश्चन है कि ये गलत, मतलब बहुत चांस है कि आप इसको जो है वहाँ पे गलत कर सकते हैं, रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि देखो जैसे इसमें माधवाचार्य के बारे में आपने सुना होगा, हेमाद्रि के बारे में भी सुना होगा, थोड़ा बहुत सुना होगा, लेकिन अब इसको जब मैच कर, सुना है सिर्फ, इसको मैच कराओगे जब ना, तो गलत होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी क्या है, गलत हो सकता है। अब ये देखो, टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वॉज सक्सेसफुल, भारत पर तुर्की का आक्रमण सफल हुआ। ये बात सबको पता है, टर्की ने अटैक किया था और वो इन्वेजन सफल था। अब रीजन में देखो क्या कह रहा है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। अब एक बात बताओ, किसी भी तरह का इन्वेजन होगा वो सक्सेसफुल तभी होगा जब उस जगह पे यूनिटी नहीं होगी। तो पॉलिटिकल यूनिटी मतलब यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो आपस में यूनाइट नहीं थे। तो अगर कोई बाहर से अटैक, इंडिया पे जितनी बार भी बाहर से अटैक हुआ है, सीधी सी बात है वहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, तभी जो है इंडिया पे बाहर की जो ताकतें थी उन्होंने कब्जा अपना जो है किया। तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, ये बात सबको पता है। क्यों हुआ था, क्योंकि राजनीतिक एकता नहीं थी। तो ये आपस में सिंक भी कर रहे हैं, तो एक्सप्लेन भी करता है। कहीं की भी पॉलिटिकल यूनिटी हो, अगर वहाँ पे यूनिटी नहीं है तो कोई भी बाहरी अटैक करेगा तो वो रीजन अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो, ग्लोबल साउथ समिट, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये ऐसा नहीं बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्के फुल्के भी करंट पढ़ रखी है किसी ने तो वो भी सही कर देगा। कह रहा है इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड इट्स सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जबकि ये पहली ग्लोबल साउथ समिट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। द टर्म ग्लोबल साउथ इज रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज। अब ग्लोबल साउथ किससे रिलेटेड है बता रहा है, विकसित देशों से संबंधित है। अब एक बात बताओ, ये मान लो हमारी अर्थ है पूरी, ठीक, ये 0 डिग्री है। ठीक, जो डेवलप्ड नेशन है वो कहाँ है, यूरोप तो ऊपर है, सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया इधर नीचे पड़ता है, अमेरिका भी इधर है, कनाडा भी इधर है, ठीक, रशिया है ये भी ऊपर है। तो ग्लोबल साउथ जो होगा, मतलब ये 0 डिग्री के नीचे वाला ग्लोबल साउथ मान लो। ठीक, ये जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में कैसे बात करेगा, ये तो डेवलपिंग नेशन के बारे में बात करता है ना। तो क्या होगा, ओनली 1 सही होगा। ये गलत है और ये सही है, सॉरी ये उल्टा बता दिया मैंने, एक्सप्लेन कर दिया, ये आप लोग सही कर लेना कि सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट है, ये बात सही है। और जो ये है डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री की नहीं, डेवलपिंग नेशन की बात करता है ग्लोबल साउथ। ठीक है, ये थोड़ा जो है फ्लो में ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन, ये सही कर लेना। पहला जो है सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री नहीं डेवलपिंग नेशन की बात करता है। अब देखो, कह रहा है व्हाट डज द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC एम्फेसाइज रिगार्डिंग रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है, किस पर जोर देता है। अब कह रहा है ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शंस आर इनफ। एक बात बताओ, अगर कोई भी ऐसी एजेंसी है जो क्लाइमेट चेंज पे रिपोर्ट निकालती है, तो क्या वो ये कहेगी कि भाई धीरे धीरे और लिमिटेड रिडक्शन करो वही पर्याप्त है, जबकि पता है कि क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक, और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पूरे अर्थ पे पड़ रहा है। तो एक बात बताओ, कोई भी क्लाइमेट चेंज एजेंसी है जो रिपोर्ट निकाल रही है किसी भी तरह की, तो वो ये बोलेगी कि भाई यहाँ अपने कटौती जो है कम कम रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इनफ है। तो सीधी सी बात है, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। फिर कह रहा है गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। अब देखो मैंने क्या बताया था अभी कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट जब आपस में देखो मीनिंग में क्या है, सेम लाइन लिखी है उसने, बट लास्ट में बदल दिया उसने। यहाँ पे इनफ बोला है, यहाँ पे बोला है कि बहुत तेज़ी से ज़रूरत है। तो जो क्लाइमेट, अगर आपने ज़रा सा भी क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है कि इस स्टेज पे क्लाइमेट में सबसे तेज़ी से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो डीप, रैपिड और सस्टेन रिडक्शन आर इसेंशियल, ओनली 2 सही हो जाएगा। फिर कह रहा है अनाज उपज, सीरियल ईल्ड। ठीक, द अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप्स प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ऑफ हार्वेस्टेड लैंड, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स इन अ गिवन कंट्री। काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा, किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन। देखो ईल्ड का मतलब होता है कि हम गेन कितना कर रहे हैं, टोटल गेन। ईल्ड जब भी वर्ड आएगा तो हमें टोटल मतलब समझना है। ठीक, पर्टिकुलर एक रीजन से मतलब नहीं है, पर यूनिट एरिया इससे मतलब नहीं है। जब भी यील्ड की बात आएगी तो टोटल गेन कितना किया हमने। ठीक, तो टोटल गेन कहाँ पे कह रहा है, टोटल प्रोडक्शन। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, क्योंकि यील्ड का मतलब ही होता है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रेंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया बिटवीन जुलाई सितंबर 2029 जुलाई सितंबर 2022।
भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में से कौन सा कथन सही है? अब कह रहा है इट रिमेन द सेम। कभी भी इकोनॉमिक का क्वेश्चन आए और अगर वो ऐसे पूछे ना किस चीज़ की दर सेम रही है, स्थिर रही है, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा इकोनॉमिक ग्राफ अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, ठीक। वो कितना भी कम टाइम हो, अगर 0.1% भी उस ग्राफ में मूवमेंट हुई है ना तो वो उसको स्थिर नहीं बोलेंगे। तो इट रिमेन द सेम, तो पहला तो गलत हो जाएगा, स्थिर तो नहीं रही होगी, ठीक। हल्का सा भी चेंज हुआ होगा तो वो उसमें नहीं आएगा, सेम के उस कैटेगरी में नहीं आएगा, स्थिर में नहीं आएगा। इट डिक्लाइन, या घट गई है, ठीक, ये हो सकता है सही है, दूसरा सही है और पहला गलत है। रिमेन द सेम मतलब कंटिन्यूअस स्थिर ही रही है, घट गई है इसने ये नहीं बोला। अगर ये बोल देता ना लगातार घट रही है तो ये भी गलत हो जाता। इसने बोला ये स्थिर रही है, मतलब 19 से 22 के बीच में लगातार स्थिर रहा है ग्राफ, तो गलत है। घट गई है तो ये बात सही है कि हो सकता है यहाँ पे बढ़ी हो फिर घट गई हो, फिर बढ़ी हो फिर घट गई हो, तो इसने एक कंडीशन की बात करी कि घट गई है, तो ये बात सही है। अगर ये बोल देता कि लगातार घट रही है, ग्राफ नीचे जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता, दोनों गलत करने पड़ते फिर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है हु प्रिपेयर्स पब्लिशेस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अब देखो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का काम क्या है? ये क्रेडिट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोन वगैरह देता है, उधार देता है, ठीक। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नहीं निकालता है, ठीक। तो पहला तो गलत हो जाएगा, तो पहला हमने कट कर दिया। फिर क्या कह रहा है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड डब्ल्यूएचओ क्या करता है? हालांकि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी जो है इससे आपको शायद डाउट हो कि हाँ हो सकता है दूसरा सही हो, ठीक। लेकिन उसके बाद और क्लोज ऑप्शन पे हम जब जाएंगे, हमेशा जब ऑप्शन मिलते जुलते हो ना तो जो क्वेश्चन में पूछा है उसके क्लोज कितना ऑप्शन है उस ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड डब्ल्यूएचओ नाम से ही पता है कि हेल्थ से रिलेटेड टारगेट करता है, और पूछा क्या है? मल्टी डायमेंशनल। अब देखो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, इसमें भी देखो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी से कंफ्यूज नहीं होना, इसने दोनों में डाल दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। इसने बाद में चेंज किया, क्या किया? ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड ट्रैकिंग करता है ह्यूमन की, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इनिशिएटिव कि वो हेल्थ भी देखेगा, एजुकेशन भी देखेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ भी देखेगा, वो सारे एंगल से कैलकुलेट करेगा। तो क्लोज ऑप्शन क्या हुआ? ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो तीसरा हो गया। फिर चौथा कह रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तो होगा नहीं होना, इसके नाम में ही डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो यूएनडीपी हो गया। दूसरा नहीं होगा। डब्ल्यूएचओ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक डायमेंशन को कवर करेगा, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या करेगा? वो सारे डायमेंशन को कवर करेगा। तो दूसरा सही, दूसरा गलत, तीसरा सही और चौथा सही, ठीक। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए टोटल। अब अगले 50 नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर इसमें कोई डाउट है, कहीं पे कुछ लग रहा है ऊपर नीचे हो गया है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसको जो है ठीक किया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके पर फोकस करना है, ठीक है। थैंक यू।